भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी जिसकी लॉन्चिंग आज की गई है और चुनाव चिन्ह माओ से मैं चाहूंगी कि सहयोगी सुष्मिता अब हमारे साथ मंच पर जुड़े और मदन शर्मा जी से बातचीत करें। चूंकि देखिए पार्टी लॉन्चिंग से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है। लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्या है बिहार की जिसे दूर किया जा सकता है, जिसमें पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया। हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मदन शर्मा इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सुष्मिता, मैं चाहूंगी कि आप इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए और ये जवाब अब आप की जिम्मेदारी है जनता तक पहुंचाने की और मदन शर्मा जी से बातचीत करने की कि उनका विजन क्या है इस बार के चुनाव को लेकर। बिल्कुल रश्मि, बेहद शुक्रिया आपका। मदन शर्मा जी, इस मंच पर कई चेहरे आज हमने देखे, वो चेहरे, उनका इतिहास, उनके राजनीतिक सफर को हमने जाना। आपने नई पार्टी की परिपाटी लिखी है आज, इसका उद्देश्य क्या और जो बड़े दिग्गज नाम, चेहरे, सफर जिनका काफी है बेहतरीन रहा है बिहार में, उनके लिए क्या? माइक से अखंड भारत इंडस्ट्री प्रोफेशनल पार्टी itself is a technical party, political technical party. It is industrial group of party, you can say. एक अखंड भारत है। अखंड भारत को हमने नाम दिया हुआ है, जो हमने जब से होश संभाला है तब से हमारे लिए जो भारत है आज वो अखंड भारत है। इसके पहले क्या था हमें कुछ पता नहीं है। आज हम जो देख रहे हैं वो हमारे लिए अखंड भारत है और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे हर हालत में। इसके लिए हमने अखंड भारत नाम दिया है। नाम का कारण आपने बताया, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी, एक बार वो भी बताइए। जरूरत पड़ी है इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल पार्टी। बिना इंडस्ट्री के प्रोफेशनल नहीं पैदा हो सकते हैं और बिना प्रोफेशनल के इंडस्ट्री नहीं चल सकता है। और ये दोनों मिल करके ही जो है देश का, कोई भी देश का, सिर्फ बिहार का ही नहीं, इकोनॉमिक जीडीपी कंट्रोल करते हैं। अगर पार्टी बनाई, यही गवर्नमेंट बना लें तो फिर दिक्कत कहां होगी। तो मैं इस आपके मंच से देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल, कारपोरेट को इनवाइट करूंगा कि आप अपने पार्टी में ज्वाइन कीजिए। और एक बिहार के बिहार में बहुत सारी हिस्ट्री हैं, यहां से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई है, शुरू हुई है। तो हम लोग बिहार को ही क्यों नहीं एक इंडस्ट्री हब बनाएं, क्योंकि बिहार में अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है। जो भी रिसोर्सेज था वो कट के किधर किधर दूसरे राज्यों में चले गए हैं। हमारे पास सिर्फ एक टैलेंट युवा हैं और उनको हम इंडस्ट्री हब से जोड़ करके भारत में पहले बिहार के एक विकसित भारत और बिहार को एक इंडस्ट्री हब के रूप में यहां पर रिसोर्सेज बनाएंगे। इंडस्ट्री हब के लिए रिसोर्सेज की तैयारी आप बता रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी आएंगी इस पे। उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, ये मैं सर्वे जो किया था 2014 से कर रहा हूं मैं, और काफी कोशिश किया। गवर्नमेंट को लेटर लिखा, पर्सनली एमपी एमएलए को भी भेजा लेटर लेकर के कि हमारा लेटर लेकर के जाइए, चीफ मिनिस्टर को दिखाइए, मेरा प्रेजेंटेशन लीजिए और मैं वादा करता हूं हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगाते रहेंगे जब तक कि युवा उसमें एकोमोडेट नहीं हो जाते हैं। लेकिन सरकार का कोई इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा। फिर मैं उसी समय सोच लिया कि बिहार में स्टार्ट करेंगे तो हम पावर में आने के बाद ही हो सकता है। किस साल की बात बता रहे हैं आप? 2014 में मैं, आप देखिए लेटर, सीएमओ का लेटर देखिए, 4-5 लेटर भेजा हुआ है। 2025 का साल फिर आपने क्यों चुना? 2025 का इसलिए चुना हुआ हूं कि इस बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में मैं सर्वे किया पूरे बिहार का,
चाहता तो मैं गाड़ी और मीडिया लेकर के रैली कर करके जा सकता था, लेकिन वो दिखावा होता। मैंने चुपके से हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके सर्वे किया हूं मैं, और कौन सा युवा कहां पर किस तरह का टैलेंटेड युवा अवेलेबल है, वहां पर किस तरह का इंडस्ट्री लगेगा तो पूरे युवा को हम लोग इधर एक्टिमेट कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, वो हमने काम किया है अभी। तो मदन जी, ये मान लें कि जो रैलियां कर रही हैं पार्टियां, हाँ। उन पर आपका ये निशाना? और जो रैलियां कर रहे हैं उसमें तो करोड़ों का एक्सपेंड हो रही है, और उसमें मेरे ख्याल से आज के युवा जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक वर्चस्व है, दिखावा है। उतना पैसा जो खर्च हो रही है वो अपने एरिया में एक इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री लगा सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि ये इंडस्ट्री लगाने से उतना फायदा नहीं है जितना कि पावर में आ जाएंगे तो फिर। तो मदन बनाते जी, रहेंगे। लेकिन जो भीड़ इकट्ठा हो रही है जी। इन रैलियों में, इन यात्राओं में, इन सभाओं में, उन राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर? वो पैसा दे करके आ रही है, उनको खाने को मिल रही है, उनको एक दिन का भाड़ा मिल रही है, मजदूरी मिल रहा है, खाने को मिल रही है, तो भीड़ लगाएंगे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिहार में वैसे ही जॉब का प्रॉब्लम है, यही कारण है कि इन्हें यही इकट्ठा किया कारण जा रहा है। है। अगर उनको, आज के जनता को बिहार में नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हम नया प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं, और देख लेंगे। आप नए प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो एक बार आपकी जो चुनावी तैयारी है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि आपने साफ कहा कि रैलियों पर आपका विश्वास नहीं, यात्राओं पर आपका विश्वास नहीं, तो विश्वास किस चीज पर? विश्वास, आप क्या करना चाहते हैं जनता को। अब जैसे कि 80% बिहार में बेरोजगारी है, और वो रोड पर चलते हैं, उनके पास में हाईवे पर चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, एरोप्लेन में जाने के लिए 80% आदमी देखे नहीं होंगे। तो हम कम से कम जॉब दे करके हर युवा को, हर परिवार में 2 जॉब देंगे, कंपलसरी सरकारी जॉब देंगे, और उनको हम विकसित करेंगे ताकि वो फ्लाइट देख सकें और हाईवे पर जाने के लिए अपने कार और खरीद सकें। तो जनता से जुड़ेंगे कैसे सर? अगर रैलियां नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, लोगों के बीच कैसे जाएंगे, उनकी समस्याओं को कैसे समझेंगे? देखिए, आज पॉकेट में, मीडिया के थ्रू हर पॉकेट में इंफॉर्मेशन है। आज भी जो देख रहे हैं, पूरे बिहार वाले देख रहे होंगे, जो भी है पॉकेट में, मोबाइल में। तो जाने के बजाय आप मीडिया हैं, आप लोग हैं, जन जन पहुंचाएंगे कि कौन क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। ठीक है, हम आपका माध्यम जरूर बनेंगे। एक सवाल आपसे, जो पहले से बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं बिहार में, उनको अगर क्रमशः आपके अकॉर्डिंगली अगर बिहार राज्य मिलना चाहिए, तो वो सबसे पहली और दूसरी तीसरी पार्टी कौन होनी चाहिए? इस विषय में मैं नहीं कुछ बोलूंगा। एक विचारधारा तो होगी सर। विचारधारा मेरा एक डिफरेंट है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना अपना विचारधारा लेके चल रहे हैं, मेरा विचारधारा बिल्कुल अलग है। मेरा विचारधारा में किसी पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा नहीं है। मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं बिल्कुल जनता के लिए, युवा के लिए, आज के युवा के लिए हमारा विचारधारा है। लेकिन सर, आपकी एक राय तो होगी ना, क्योंकि आप पिछले 5 साल, 15 साल, 20 साल से आप बिहार को देख रहे होंगे जी। और अब आगामी 5 साल में बिहार की परिपाटी कहां तक लिखी जाएगी और किन हाथों में कमान दी जाए ताकि बिहार विकास की गाथा गाए? किस पर विश्वास आपको? ये जनता तय करेगी। बेहद सटीक जवाब दे रहे हैं सर आप। बचकर मुझे लग रहा है निकलना चाह रहे हैं। नहीं, बचने वाली क्या बात है। जो हम करने वाले हैं वही बोल रहे हैं। मुझे किसी से, कोई भी किसी पार्टी से, मैं पार्टी के किसी का नाम ही नहीं लूंगा, ना तो किसी मिनिस्टर का नाम लूंगा। मुझे जो करना है वो उस पर हम नाम लेंगे। नहीं तो अगर मैं उन लोगों का नाम लेना चालू कर दूंगा तो दूसरे पार्टी और हमारे पार्टी में अंतर क्या रह जाएगा। चलिए, ये आपको एक अलग जगह देता है। बिल्कुल। 243 विधानसभा सीट, आप इस बार किस क्षेत्र पर फोकस रखना चाहेंगे खुद को और क्यों? हमारे कमेटी काम कर रही है 243 पर, और जितना तैयारी हो जाएगा हम उस पर क्योंकि लड़ेंगे। आपसे जो मैं अब तक बात कर रही हूँ, जो मैं आपको समझ पा रही हूँ, आपकी जो विचारधारा को समझ पा रही हूँ, क्या युवाओं को आप जगह देने वाले हैं अपने पार्टी में बतौर प्रत्याशी भी, अगर हम बात करें तो? वेलकम। युवा आएंगे। ये युवा का ही, जो हर देश का जो है युवा होते हैं वही चलाते हैं।
आज के युवा कल का बड़े बड़े नेता बनेंगे। अगर उनका सोच है, अगर अच्छा सोच है तो हमारे पार्टी में आ जाएंगे, जुड़ेंगे, उनको हम टिकट देंगे। मदन जी, अगर राजनीतिक समीकरण से इतर हटकर अगर हम बात करें तो बिहार में एक और समीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है, वो है जातिगत समीकरण। इसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव रहा है, सिर्फ इस साल की हम बात नहीं करेंगे, पिछले कई सालों से जातिगत चुनाव को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं होती रही है। उस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जाति के हिसाब से तो मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा। मैं जाति के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो फॉर्म है मेरे इंडस्ट्री में, वो उसमें जाति का कोई कलम है ही नहीं। ब्लड ग्रुप का, जात के नाम पर ब्लड ग्रुप है और मेल एंड फीमेल, ये दो ही चीजें होनी चाहिए। क्योंकि ब्लड ग्रुप होगा तो कोई इंसिडेंट होगा तो जात नहीं आता है, ब्लड ग्रुप ढूंढा जाता है उसको बचाने के लिए। एक बार आपके मैनिफेस्टो पर बात कर ले, क्योंकि आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि एकदम सच में आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो मैनिफेस्टो भी मुझे लगता है कि आपने अलग तैयार करने की कोशिश की होगी। मैनिफेस्टो में किन किन बातों का जिक्र करेंगे? क्या वो वादा करना चाहेंगे जनता से कि वो आपको मत दे? आप देखिए, ये मैं तैयार करके नहीं आया हूं, लेकिन ये मेरे हार्ट में है। बिल्कुल, आप अपने मन की ही बात करें, यही वो मंच है। मेरा अगर सरकार बनता है तो पहले फर्स्ट जो ड्राइव है, 1 महीने के बाद मेरा रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। हर फैमिली से एक युवा को जो भी कार्य होंगे, चाहे वो पढ़े लिखे होंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेडीज हो या जेंट हो, एक को जॉब देना अनिवार्य रखेंगे हम, ताकि उस परिवार का रोजी रोटी चलना चालू हो। तो बतौर सरकार जो सर अभी है, वो भी तो रोजगार की ही बात कर रही है, वो भी तो महिलाओं को ही सशक्त करने की बात कह रही है, फिर आप अलग कैसे? मैं अलग इसलिए हूं कि महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, युवाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन हर परिवार में अगर महिलाएं और युवा नहीं है तो वो तो बेचारे मर रहे हैं, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। तो हमको तो उनको देखना है। अगर अनपढ़ हैं तो उनको एक जॉब देना जरूरी है, ताकि उनका भोजन वोजन चले, और वो जैसे युवा होंगे उस तरह का हम जॉब क्रिएट करेंगे। इसलिए इंडस्ट्री पार्टी है ये। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे, सबसे बड़ी समस्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप चुनाव के मद्देनजर किसे देखते हैं, और उसके लिए समाधान क्या आपके पास है? मुझे लगता है कि समाधान जो है, एक तो कॉज, मतलब टेक्निकल जो मैं आपको बोलूंगा, मैं 1-2 और पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉज, किस कारण से, जैसे करप्शन है, क्राइम है, वो किस लिए हो रही है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोग ऐसे करेंगे हम उसको कि ऑटोमेटिक वो क्राइम और करप्शन खत्म हो जाएगा। दैट इज द रूट ऑफ कॉज को हम पकड़ेंगे और उसको एलिमिनेट करना चालू कर देंगे। चलिए, उससे क्या होगा कि जॉब जो है, पहले तो जॉब हमको देना ही देना है। वो तो हर फैमिली से 2 को 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, हर फैमिली से हमको 2 को जॉब देना है। क्या लगता है इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। नुकसान कैसे होगा? जो लोग जानकार नहीं है, उन्हें अगर आप मौका दें तो उनके लिए तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार को ही फिर नुकसान पहुंचाएगा? जानकार वाले को तो जॉब मिल ही रहा है, जो जानकार हैं उनको जॉब मिल रही है, उस पर हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस परिवार में अभी तक कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, उनका फैमिली, उनका लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बुरे संगत में, बुरे चीजों में वो शिकार बन जा रही हैं, वो क्राइम करना चालू कर देते हैं पेट को भरने के लिए, वो तो कम से कम बच जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल और कम शब्दों में आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस बार की बिहार की जनता को क्या राय है आपकी? आखिरी सवाल। मैं आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि आंख खोलना चाहिए। वोट देने के पहले आप वर्चस्व और रैली और दिखावा पर मत जाइए। आपको अपने परिवार और अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आपको किसको वोट देना है, आपको क्या करना है। और
एक वोट के लिए 5 साल के लिए अपने आप को मत बेचिए, एक 500 रुपया लेकर के और एक मुर्गा भात खा करके, और 5 साल के लिए अपने आप को मत बेचिए और अपने परिवार को। आप 5 साल के लिए आप ऐसे करें कि एक अच्छा स्वच्छ और शिक्षित और सुरक्षित सरकार बने और आपका परिवार को विकसित हो। और वंशवाद खास करके आप अगर गलत देते हैं वोट, आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वंशवाद जो है मजबूत होगा और आप कमजोर होंगे। इसलिए आप अपने परिवार के लिए वोट दीजिए, विकसित स्ट्रांग आप होकेंगे, ना कि वंशवाद। चलिए, मदन शर्मा जी की तरफ से ये एक राय थी, एक मशवरा था उन लोगों के लिए जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद धन्यवाद सर आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन कुमार शर्मा जी आपका और सुष्मिता आपका भी इस बातचीत के लिए। और देखिए, कशिश का ये मंच सजा है आज बिहार मंथन के जरिए। लगातार हम राजनेताओं की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर 2025 में विजन क्या होने वाला है, और इन्हीं मुद्दों पर हमने बातचीत की है। लगातार कई दिग्गज नेता आज हमारे साथ मंच पर जुड़े, जिनसे हमने बातचीत की और ये हमने समझा कि पहले की तुलना में बिहार में अब कितना बदलाव हुआ है, या आने वाले दिनों में बिहार की क्या वो बदलती हुई तस्वीर जनता को देखने के लिए मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, मंथन हमने किया। और देखिए, लगातार कशिश न्यूज इस तरह से आयोजन करता रहा है। एक बार फिर से हमने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया ताकि जनता के हर उस समस्याओं को हम समझ सके, नेताओं तक उनकी जो परेशानी है, जो उनके सवाल है, उसे हम पहुंचा सके और उनके जवाब को हम तलाश कर सके। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और लगातार बिहार मंथन के जरिए इस कॉन्क्लेव में नेताओं से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।